वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे आपसे मिलता हूं, और शाम को 8 बजे मैं आपको प्री के लिए पूरी की पूरी पॉलिटी फ्री में पढ़ा रहा हूं। आप पहले से इस बात की मांग कर रहे थे, उसी को फुलफिल करने के लिए पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। और जिसमें इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं वो जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए। मेरे भाई, मेरी 2 क्लासेस चलती हैं। इन दो के दोनों क्लासेस को अगर आप रोज़ाना फॉलो करते हैं तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। एक आपकी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये चलती है शाम को, जिसे आप लक्ष्मीकांत की थ्योरी क्लास के नाम से जानते हैं। और एक आपके चलता है 20 मिनट शो, जो सुबह 7 बजे अपलोड होता है। सुबह 7 बजे इस शो में मैं सवालों के साथ चर्चा करता हूँ, 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूँ। तो ये दोनों क्लासेज अगर आप देखते हैं रोजाना, और लगातार आपको तब तक देखना है जब तक ये लक्ष्मीकांत समाप्त नहीं होता, और इसके पीछे की पुरानी क्लासेस भी देखनी है, तो आपके भीतर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। पुरानी क्लासेज आप इन दोनों सीरीज की पुरानी क्लासेज आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लक्ष्मीकांत नाम से, एक बनी हुई है 20 मिनट शो के नाम से। दोनों की पुरानी क्लासेज आप देख सकते हैं। चलिए भैया, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पार्लियामेंट यानी संसद। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव कवर किया है, संघीय कार्यपालिका। अब हम लोग संसद की तरफ बढ़ते हैं, यानी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बात जरा सा समझिएगा कि हमारे भारत देश में यदि आप संसद की बात करें तो संसद एक यूनियन लेजिस्लेचर है, यानी संसद संघीय विधानमंडल है। यानी संघ में जो संस्था कानून बनाती है उसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, यानी संसद के नाम से जानते हैं। संसद का उल्लेख, संसद संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो 79 से लेके 122 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। और किससे किससे ये मिलकर बन रही है भाई? तो संसद के 2 सदन हैं। संसद में 2 सदन हैं, आप देखेंगे। एक का नाम है लोकसभा, जो कि लोअर हाउस है, और एक का नाम है राज्यसभा, जो कि अपर हाउस है। और राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं है, बट ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीधे सीधे यही कह रहा है। यदि आप संविधान का अनुच्छेद 79 पढ़ें, आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अनुच्छेद 79, तो आर्टिकल 79 यही कह रहा है कि भाई संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, बट ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो संसद का अभिन्न अंग है। अब वो संसद का अभिन्न अंग क्यों है? सवाल ये उठता है कि वाई प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट। प्रेसिडेंट कैसे संसद का अभिन्न अंग है? तो देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई बिल है ना? बिल का क्या मतलब होता है? बिल का मतलब होता है विधेयक। किसी भी कानून को बनाने के लिए जो मसौदा लाया जाता है उसी को हम बिल कहते हैं, है ना? किसी को भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाता है, जो मसौदा लाया जाता है, उसी को हम विधेयक के नाम से जानते हैं। अब विधेयक मान लो, सपोज करो, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया। पास होने के बाद ये किसके पास गया? प्रेसिडेंट के पास। तो जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा, तब तक, जब तक प्रेसिडेंट अपना कंसेंट नहीं देगा, तब तक क्या कोई विधेयक एक्ट बनेगा? एक सीधा सवाल है आपसे। नहीं। कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेगा, यानी भी कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं हो जाता है, यानी जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती है। अब ऐसे में संसद का अभिन्न अंग के रूप में ये साबित होता है प्रेसिडेंट, क्योंकि भले ही लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है लोकसभा राज्यसभा, लेकिन फाइनल अप्रूवल देने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो भाई, राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। राष्ट्रपति के एसेंट के बाद ही बिल एक्ट बनता है। दोनों सदनों को आहूत करने की, यानी शमन करने की जिम्मेवारी प्रेसिडेंट की होती है। इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। सत्रावसान यानी सत्र जब एंड किया जाता है तो इसकी जिम्मेवारी प्रेसिडेंट की है, पावर प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, लोकसभा एक ऐसा सदन है जो डिजॉल्व होती है, ये भी आगे चल के पढ़ेंगे। अध्यादेश आप पढ़ ही चुके हैं। तो ये जितनी बातें यहाँ पर लिखी है, चाहे अध्यादेश जारी करना, लोकसभा को डिसॉल्व करना, सत्र को इंड करना, प्रोरोगेशन, सत्र को शमन करना, ये पावर लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों में भी ये सब पढ़े थे। तो इन शक्तियों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। और सबसे बड़ा कारण मैंने आपसे बताया है कि कोई विधेयक अधिनियम का रूप तब तक नहीं लेगा जब तक राष्ट्रपति की सहमति न हो जाए। तो इससे ये
इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। जैसे क्या है कि एक सवाल आपके यहाँ आया हुआ है, पहले से आया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, इससे आपके भीतर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक जैसे लिखा हुआ है, एसरसन रीजन के कुछ सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। इस सवाल के माध्यम से आप चीजें समझ जाएंगे। संसद का अभिन्न अंग है। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। ये लिखा है एसर्शन, ठीक है, कथन। कारण लिखा है बिना राष्ट्रपति की सहमति के, विदाउट एशेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना राष्ट्रपति की सहमति के विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेगा, ठीक है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेगा। यानी बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, यानी कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जैसे ऑप्शंस की यदि आप बात करें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ए और आर दोनों सही है। एक तो ये आता है, एक ये आता है कि ए सही है आर गलत है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। एक ये आता है कि ए आर सही है और ए आर का सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। और एक लिखा रहता है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी सही व्याख्या नहीं है, एक ये आता है। तो इसमें आप क्या लगा के आएंगे? तो एसर्सन रीजन के सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले दोनों पढ़िए, दोनों सही है या नहीं। तो हमने पढ़ा प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सही है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, सही है ना। तो ये दोनों तो ऐसे ही अब समाप्त हो गए। अब आपको दोनों सही है स्टेटमेंट, अब व्याख्या है या नहीं ये सोचना है। यहाँ क्योंकि लगा दीजिए। अगर आप यहाँ क्योंकि लगा देंगे और क्योंकि लगाने के बाद अगर ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है तो इसका मतलब सही एक्सप्लेनेशन है। अगर नहीं जस्टिफाई हो रहा है तो इसका मतलब सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है बात? तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि बिना राष्ट्रपति की सहमति के विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी सही व्याख्या है। तो एसर्सन रीजन के सवाल में ये सवाल आया हुआ है जो मैंने आपको बताया। खैर, अब थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं लेजिस्लेचर को ब्रिटेन से और अमेरिका से। ब्रिटेन से और अमेरिका से कंपेयर करने की ज़रूरत क्यों है? कंपेयर करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भाई दो ही देशों का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पर पड़ेगा, अमेरिका और ब्रिटेन। इसीलिए हम भारत की चीज़ों को अमेरिका और ब्रिटेन से कंपेयर करते हैं। जैसे इंडिया की यदि आप बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे कि मेरे भाई कि आपको केंद्र में दो सदन नजर आएंगे, ठीक है। एक का नाम लोकसभा और एक का नाम राज्यसभा, और ये दोनों पार्लियामेंट के अंग हैं। यही बात अगर आप चले जाइए क्या इंग्लैंड में, अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में आपको क्या नजर आएगा भाई? इंग्लैंड में भी आपको दो सदन नजर आएंगे, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। अमेरिका में आप देखेंगे, यूएस में भी, तो यहाँ आपको दो सदन नजर आएंगे, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा और एक आपको नजर आएगा क्या? सीनेट, ठीक है। इससे रिलेटेड चार्ट यहाँ बना हुआ है, अब देखिए ये। तो देखो तुलना यदि आप करें तो अमेरिका और यहाँ पर, तो एक बात समझिए जरा सा कि अमेरिका ब्रिटेन में अगर आप देखें तो मेरे भाई ब्रिटेन में हेड जो होता है वो राजा होता है, लेकिन भारत देश में हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहली बात अंतर क्या निकल के सामने आया? सबसे पहला अंतर ये निकल के सामने आएगा कि भारत देश एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि ऐसा देश जिसका प्रमुख चुनकर आता है, जहां एक आम आदमी हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच सकता है, उसे हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहां का हेड हेरिडेटरी सिस्टम से आता है, वंशानुगत होता है। राजा या रानी फिर से राजा रानी बनेगा, लेकिन यहाँ मुर्मू जी के बेटे या फिर में मुर्मू पार्ट टू बनेंगे क्या? नहीं। तो ये रिपब्लिक कंट्री है, पहली बात। पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में भी है, लेकिन भारत देश में फेडरल सिस्टम है। फेडरल का मतलब मोर देन वन गवर्नमेंट, यानी एक से अधिक स्तर की सरकार, मल्टीपल गवर्नमेंट जहां होती है वहां फेडरेशन कहा जाता है। तो भारत देश में क्या मल्टीपल गवर्नमेंट है? जी हाँ, भारत देश में मल्टीपल गवर्नमेंट है क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्य भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है।
अब मल्टीपल गवर्नमेंट को फेडरेशन कहते हैं या फेडरल कहते हैं। अब सवाल ये उठा कि भारत क्या संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? हाँ, लेकिन अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में भी मल्टीपल गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ स्टेट स्ट्रांग है, लेकिन भारत देश में केंद्र मजबूत है। क्यों केंद्र मजबूत है? पार्ट वन पढ़ाते समय बताया था, यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जहाँ मल्टीपल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर दो सदन होना जरूरी होता है, क्योंकि एक सदन पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सदन अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राज्यसभा आप पढ़ेंगे तो राज्यसभा अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी और लोकसभा पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है, एक ही सरकार है, सिंगल गवर्नमेंट है। ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट से काम, एक हाउस से भी काम चल सकता है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने दो सदन बनाए हैं। एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि वहाँ की जनता को रिप्रेजेंट करता है, और एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, जो वहाँ का अपर हाउस है, यानी वहाँ के इलीट क्लास को, वहाँ के लॉर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका में एक अपर हाउस है सीनेट, और एक निम्न सदन है लोअर हाउस, जिसे आप कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी इसे प्रतिनिधि सदन कहते हैं। प्रतिनिधि सदन कहते हैं यानी इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो यहाँ अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका में जो आपका ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे भारत में लोकसभा। और ये जो सीनेट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलो मैं आपको अपने शब्दों में अलग से बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, हर जगह की क्या सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ देखिए, ये चार्ट मैं जो बना रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यदि आप बात ब्रिटेन की करें, ठीक है, फिर आप बात भारत की करेंगे, फिर हम बात अमेरिका की करेंगे यानी यूएस की करेंगे, ठीक है, क्या डिफरेंस नजर आएगा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ब्रिटेन में क्या आपको है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान धीरे धीरे इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप समझ पाएं। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में सिंगल गवर्नमेंट होती है, केवल केंद्र सरकार। यहाँ राज्य सरकार का कोई भी अस्तित्व आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नजर नहीं आएगा, बल्कि सिंगल गवर्नमेंट होगी, सिर्फ एक सरकार होगी, केंद्र सरकार, सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ एक बात आप समझिए, सिंगल गवर्नमेंट में एक सदन से भी काम चल सकता है, केंद्र में दो सदन होने जरूरी नहीं है। केंद्र में दो सदन होना जरूरी नहीं है, एक सदन से भी काम चल सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ दो सदन बनाया गया, एक हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि पूरे देश की पीपल को, पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट करेगा, ये जनता का सदन होगा, ठीक है, जिसे कॉमन सभा आप लोग हिंदी में कहते हैं। और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड के बिना भी यहाँ काम चल सकता था, क्योंकि यहाँ राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने लॉर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड बना रखा है। किसने बनाया हाउस ऑफ लॉर्ड? ठीक है, हाँ, ब्रिटेन ने। अब आ जाते हैं हम भारत पे। तो भारत देश में आप देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था है, यानी भारत फेडरल कंट्री का उदाहरण है। फेडरल कंट्री यानी मल्टीपल गवर्नमेंट वाली कंट्री, ठीक है, फेडरेशन संघी। लेकिन अमेरिका की तरह फुल फेडरेशन नहीं है, भारत को कॉसी फेडरल कहा जाता है। कॉसी फेडरल इसलिए कहा जाता है कि सेंटर स्टेट दोनों है, लेकिन शक्तियां केंद्र राज्य में बटी हैं, बट सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। अब फेडरेशन है भारत देश में, तो यहाँ बाई कैमरल होना यूनियन में कंपलसरी है। फेडरल कंट्री में केंद्र में दो सदन होना जरूरी है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका होना जरूरी है। एक सदन है लोकसभा, जो कि कॉमन हाउस है, पॉपुलर हाउस है, जनता का सदन है, पूरे देश के लोगों को ये रिप्रेजेंट करेगा, भारत के सारे लोगों को ये सदन रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा अलग अलग राज्यों को मेरे भाई रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। जैसे उत्तर प्रदेश का जो हित है, जरूरी नहीं है वही बिहार का हो, वही उड़ीसा का हो, वही राजस्थान का हो। अलग अलग राज्यों के अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हित हो सकते हैं। तो केंद्र राज्यों के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न कर सके, सेंटर स्टेट के मामले में गलत इंटरफेरेंस न कर सके, केंद्र के राज्यों के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न कर सके, राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र की विधायिका में, यूनियन लेजिस्लेचर में, केंद्र की विधायिका में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो सके, ठीक है। इस वजह से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर
आपको 2 सदन नज़र आएँगे, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। वहीं आप चलते हैं अब यूएस में। तो यूएस में मेरे भाई आप ये देखिए, अमेरिका में भी आपको 2 सदन नज़र आता है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे प्रतिनिधि सदन कहते हैं, और दूसरा आपको नज़र आता है सीनेट यानी उच्च सदन। जैसे अमेरिका में भारत और अमेरिका दोनों संघीय है, तो अमेरिका में भी आप देखेंगे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये लोगों का सदन होगा और ये जो सीनेट है ये राज्यों का। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, 50 गुणे 2 यानी अमेरिका में सीनेट में कुल 100 सीट है। सीनेट में कुल 100 सीट है यानी हर राज्य का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, 2-2 सीटें हैं। इंडिया में भी राज्यसभा में हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि हर जगह सीटें पॉपुलेशन के बेसिस पर है। जैसे राज्यों की जनसंख्या है वैसे सीटें हैं, यहाँ बराबर नहीं बांटा गया है, क्योंकि यहाँ कोई समझौता करके नहीं बना था। यहाँ समझौता करके अलग अलग राज्य आए थे, इसलिए यहाँ पर बराबर बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा का, ये इंडिया पे सीधे पहुंचते हैं और अपना पढ़ना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि भारत देश 2 सदनों से मिलकर बनेगा। एक आप देखेंगे लोकसभा, लोकसभा जिसे आप लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जनता को रिप्रेजेंट करती है। ये जनता का सदन है, ठीक है, जनता को रिप्रेजेंट करता है, जनता इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, इसलिए आप इसे लोअर हाउस कहते हैं यानी निम्न सदन के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसे पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, इसे पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे जनता का सदन पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, इसे आम आदमी का सदन भी कहा जाता है। आम आदमी यानी कॉमन मैन का भी सदन यानी आम आदमी का सदन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, जनता का सदन, आम आदमी का सदन, हमारा सदन, आपका सदन है लोकसभा। वहीं यदि आप राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है मेरे भाई जिसमें जो लोग जाते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं जाते हैं, बल्कि राज्यसभा के लोगों को विधायक चुनेंगे। अब किसी को विधायक इलेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वीआईपी के द्वारा इलेक्ट हो रहा है वो। तो ऐसे में इसे उच्च सदन कहते हैं यानी अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस यानी उच्च सदन इसे कहा जाता है। ये डिजॉल्व भी नहीं होता, यानी ये भंग भी नहीं होती है। राज्यसभा भी आप पढ़ेंगे, लोकसभा तो होती है, राज्यसभा नहीं होती, चलती रहती है। ये सब कारण है कि इसे अपर हाउस के रूप में देखा जाता है। राज्यसभा को हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्यों का सदन कहते हैं। राज्यों का सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से राज्यों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बड़ों का सदन कहते हैं, वीआईपीज का सदन कहते हैं राज्यसभा का। इसे छोटों का सदन, आम आदमी का सदन, जनता का सदन, पॉपुलर हाउस, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा की तरफ बढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना को जो आर्टिकल डील करता है वो है संविधान का अनुच्छेद 80। ठीक है, राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ है, सबसे पहले तो ये समझना होगा अपने को कि आखिर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो कहाँ कहाँ पर है, फिर उसके बाद हम लोग राज्यसभा की संरचना पढ़ते हैं। तो देखो प्रतिनिधित्व तो कहाँ कहाँ तक है ये देख लीजिए। तो राज्यसभा राज्यों का सदन है। तो भारत देश में जितने भी स्टेट्स हैं, क्या हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होगा? क्या राज्य का जो प्रतिनिधित्व है, राज्य का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो राज्यसभा में होगा? यस और नो? डेफिनेटली होगा। कैसे होगा? पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा, जनसंख्या के अनुपात में होगा। ऐसा नहीं है कि बराबर होगा। जैसे यूपी, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए यूपी की राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 31 सीट है। ठीक, यूटीज का भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होगा। तो यहाँ पर 3 सवाल बनते हैं। पहला, अगर आपसे कह दिया जाए कि सभी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, गलत हो जाएगा। आपसे कह दिया जाए कुछ यूनियन टेरिटरीज का, सम यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, सही है। अगर आपसे कह दिया जाए यूटी का भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। यूटी का भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, अगर ऐसा कह दिया जाए तो ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, केवल कुछ यूटीज का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन सी यूटीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है? तो ऐसी यूटी जहां विधानसभा है। कौन कौन सी? आपका दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और एक और यूटी अभी निकल कर आई 2019 में, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर विधानसभा है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा है, उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होगा। ठीक है, और जहां विधानसभा नहीं है, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जहां सरकारें नहीं बनती हैं, डायरेक्टली केंद्र के द्वारा कंट्रोल यूटीज जो होती हैं, वहां पर विधानसभा, सॉरी, वहां पर राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा। ठीक है, तो भाई राज्यसभा की कहाँ की कितनी सीटें होंगी ये अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप देखिए संविधान के
फोर्थ शेड्यूल में, संविधान की चौथी अनुसूची में यानी फोर्थ शेड्यूल में आपको नजर आएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स यानी सीटों का आवंटन। जैसे उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, ये मैं कहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ, तो ये संविधान की चौथी अनुसूची में पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मेंबरशिप यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। अब इस 250 में आप देखेंगे कि 238 लोग इलेक्ट होकर आएंगे। कहाँ से? 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और यूनियन टेरिटरी, और आपके पास 28 राज्य हैं। 28 राज्यों से 238 लोग चुनाव हो के द्वारा आते हैं। चुनाव कैसे होता है? वैसे ही चुनाव होता है जैसे आपने प्रेसिडेंट का पढ़ा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनके चुनाव में एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, यानी राज्यों के विधायक इनके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है। 238 लोग चुनकर आएंगे यानी चुने जाएंगे। कहाँ से चुने जाएंगे? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। और 12 को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट यानी मनोनीत किया जाता है। कहाँ से आते हैं? ये लास्ट से देखना, है ना, इंटरव्यू में ना बोल देना लास्ट से। एल यानी लिटरेचर, ए माने आर्ट, एस माने साइंस, एस माने सोशल सर्विस। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, कहाँ के भाई? कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और सोशल सर्विस और समाज सेवा के क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र के एक्सपर्ट, ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 80 क्लोज 3 नॉमिनेट करता है। और ये नॉमिनेशन कंपलसरी है, ये नॉमिनेशन जरूरी है। बिना इसके राज्यसभा कंप्लीट नहीं होती है, यानी बिना इसके राज्यसभा पूर्ण नहीं होगी। राज्यसभा में ये 12 लोगों को नॉमिनेट करना जरूरी है। नॉमिनेशन का उद्देश्य है राज्यसभा, इससे एक्सपर्ट हाउस बनती है। इससे राज्यसभा को इन फील्ड में विशेषज्ञता मिलती है। राज्यसभा में यदि कोई काम हो रहा है तो इन फील्ड के जो लोग हैं वो अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, जिससे राज्यसभा एक एक्सपर्ट हाउस बनती है। और ये लोग जिस क्षेत्र से जुड़े होते हैं उस क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं। तो ये मैक्सिमम, लेकिन करंट स्ट्रेंथ क्या है? जनसंख्या कम होने की वजह से 250 की जगह 245 की करंट स्ट्रेंथ। ठीक है, भरे न जाने की वजह से। तो करंट स्ट्रेंथ आपकी 245 है, जिसमें 12 मनोनीत होंगे। कहाँ से आएंगे? है ना, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। और जिसमें आप देखेंगे कि 225, 12 मनोनीत होंगे, बचे कितने आपके पास? 233 बचे ना, 233। अब 233 में 225 राज्य से और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 233 प्लस 12, ये अभी करंट जो स्ट्रेंथ है उसकी बातचीत हुई। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पर। तो मेरे भाई, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्य में जो जनसंख्या, राज्यसभा की सीटें हैं वो सीटें जनसंख्या के अनुपात में बटी हैं, पॉपुलेशन के रेशियो में बटी हैं। जैसे यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है? 31 है। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी इनडायरेक्ट यानी हम पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन पार्टिसिपेट करता है? राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए, वो भी इलेक्टेड निर्वाचित विधायक राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन कैसे होता है मेरे भाई? तो इलेक्शन वैसे ही होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे होता था प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वैसे ही इसका इलेक्शन होता है। कौन भाग लेता है इसमें? इलेक्टेड एमएलए। इलेक्टेड एमएलए यानी कि विधायक। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 403 इलेक्टेड एमएलए हैं, यूपी में अगर आप देखें तो 403 इलेक्टेड एमएलएज हैं। तो ये 403 31 सीटों पर 31 राज्यसभा की सीट को चुनेंगे। ठीक है। और राज्यसभा का इलेक्शन सेम वैसे ही होगा जैसे प्रेसिडेंट का, सेम प्रक्रिया होगी, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। बस एक अंतर है कि राज्यसभा का इलेक्शन ओपन बैलेट से होता है, ये सीक्रेट बैलेट से नहीं होता, खुला मतदान होता है। यानी जो एमएलए वोट डालते हैं वो उनकी पार्टी को पता चलता है कि किसको वोट डाल रहे हैं। ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इसको तो मैंने आपको बताया ही कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का भी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। क्यों नॉमिनेट होते हैं? मैंने आपसे कहा कि अंडर आर्टिकल 80 क्लोज 3 राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जिनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, तो उनके लिए ये 12 सदस्य क्या होंगे? नॉमिनेट किए जाएंगे, यानी नॉमिनेट होंगे। दूसरी बात यहाँ पर आप समझिएगा जरा सा कि
ये 12 सदस्यों का नॉमिनेशन क्या कंपलसरी है? जी हाँ, कंपलसरी है। जब तक ये नॉमिनेट नहीं होते हैं, तब तक राज्यसभा कंप्लीट नहीं होती है ना? तब तक कंप्लीट राज्यसभा नहीं होती है, जब तक ये सदस्य नॉमिनेट नहीं होते हैं। इसके बाद एक बात और समझिए ज़रा-सा, कि जैसे राज्यसभा कि आपने संरचना देखी, वैसे हम लोग लोकसभा की संरचना की तरफ आते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई लोकसभा की संरचना से पहले राज्यसभा के बारे में और सारी चीज़ें जैसे टेरोड टर्म वगैरह वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, उसके लिए परेशान मत हो, क्या कार्यकाल है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग लोकसभा की भी संरचना पहले देख लेते हैं। लोकसभा की यदि आप बात करें तो लोकसभा लोअर हाउस है, जनता का सदन है, आम आदमी के सदन है, हमारा सदन है। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 550 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है। अब ये 550 से पहले 552 था। क्यों 552 था? क्योंकि दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, दो आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन वो अब दो आंग्ल भारतीयों का नॉमिनेशन क्या हो गया है, समाप्त हो गया, इसलिए 552। जिसमें राज्य से जो अधिकतम यानी मैक्सिमम नंबर होगा वो 530 से ज्यादा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, राज्य की अधिकतम संख्या 530 से ज्यादा नहीं होगी और यूनियन टेरिटरीज की अधिकतम संख्या 520 से ज्यादा नहीं होगी। करंट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 543 है, 543 है अभी। ठीक है, जनसंख्या कम होने की वजह से पूरी नहीं भरी, तो 543 करंट स्ट्रेंथ है, जिसमें 524 स्टेट से और 19 संघ शासित प्रदेश से। ये अभी रिसेंट का सिनेरियो करंट स्ट्रेंथ, यानी अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, 550, करंट 543। ठीक है। हालांकि अब तो इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और 1971 के सेंसस को आधार बनाया गया है 2026 तक। इसके बारे में अभी बताएंगे। अब तो नई संसद आ रही है, नई संसद इसीलिए बने कि भाई अब सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब फिर से जब परसीमन होगा, फिर से जब सीटों का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये सीटों के बढ़ने के चांस है पूरे। 500 की जगह 800 होने वाला है अब, इसीलिए देखो इतनी बड़ी संसद बनी है। खैर, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताएंगे जब पॉपुलेशन वाली बात पे आएंगे तो। ठीक है। अभी ये समझिए, अधिकतम कितनी, 550, करंट कितनी, 543, जिसमें 524 स्टेट से 524 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 19। संघ शासित प्रदेशों का क्या लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। संघ शासित प्रदेशों का भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है और संघ शासित प्रदेशों के अलावा राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है, ये तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा, तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से डायरेक्ट लोग चुन कर आते हैं। जैसे पूरे भारत की यदि आप बात करें तो पूरा भारत 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है। पूरा का पूरा भारत 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे ये एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया आपका लखनऊ, ठीक है। ये एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया रायबरेली आपका, ठीक है। एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया प्रतापगढ़ आपका, ठीक है। तो ये अलग अलग जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इन निर्वाचन क्षेत्रों से लोग चुनकर लोकसभा में जाते हैं और जहां से जाते हैं वहां के लोगों की आवाज बनते हैं, वहां की लोगों की आवाज बनते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे ये लोकसभा क्षेत्र है, तो लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो अपने लिए अपना एक सदस्य चुनेंगे, जिसे हम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, और जो लोकसभा में जाता है और आपकी आवाज बनता है। ना बने आपकी आवाज, वो चुनौती है। चोट्टा निकल जाए, अपराधी निकल जाए, एक नंबर का घूसखोर निकल जाए, एक नंबर का गुटकेबाज निकल जाए, वो चुनौती है। लेकिन मंशा यही है कि वो व्यक्ति आपको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कैसे जाता है? तो डायरेक्ट इलेक्शन से जाता है और इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वयस्क मताधिकार। लोकसभा के चुनाव में आर्टिकल 326 के तहत प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार यहां से मिला और कानून बनाकर दिया गया, इसलिए वो लीगल राइट, वोट देने का अधिकार आपको लीगल राइट है, यानी आपका विधिक अधिकार है। लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक वयस्क, 18 साल के ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में वोट कर सकता है। अगर उसका नाम इलेक्टोरल रोल में यानी निर्वाचक नामावली में है तो वो वोट कर सकता है। ठीक है। पहले ये उम्र 21 साल थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये कितना कर दिया गया, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये उम्र घटा के 21 साल से कितनी कर दी गई, 18 साल कर दी गई। तो अभी वयस्कता की जो सीमा है वो 18 साल है। 18 साल के प्रत्येक 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में वोट करना लीगल राइट है। अगर उसका नाम निर्वाचक नामावली में है तो वोट डाल सकता है। कैसे इलेक्शन होता है लोकसभा का? तो लोकसभा का इलेक्शन मेरे भाई डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता उस पर वोट करती है, इसीलिए वो जनता का सदन कहा जाता है। चुनाव कैसे होता है अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे।
क्या यूटीज का भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है? जी हाँ, यूटीज का भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है। यूनियन टेरिटरीज के भी लोकसभा से डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही चुना जाता है। तो स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, एज वेल एज यूटीज का। कैसे निर्धारण किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर यह डिसाइड किया गया है कि स्टेट से कितने लोग जाएंगे और यूनियन टेरिटरी से कितने लोग जाएंगे। अब देखो, नॉमिनेटेड की यदि आप बात करें तो शुरुआत में ये व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति, इसको ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो दो लोगों को नॉमिनेट करेगा। और हर बार प्रेसिडेंट को लग जाता था, क्योंकि उससे सरकार का नंबर बढ़ता है, तो हर बार राष्ट्रपति को लग जाता था। अब मेरे भाई, ये व्यवस्था शुरुआत में जब दी गई तो कहा गया 10 साल बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ, तो उसे 10-10 साल करके बढ़ाया जाता रहा। 2020 में फिर समाप्त हो रहा था 10 साल बाद, फिर बढ़ाने की बारी आई, तो अब की बार नहीं आगे बढ़ाया गया, क्योंकि एंग्लो इंडियन की संख्या बहुत कम हो गई थी। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि ऐसे लोग पिता की तरफ से जिनके पूर्वज यूरोपियन हैं और माता इंडियन है। पिता की तरफ से जिनके पूर्वज यूरोपियन हैं और माता इंडियन है, उन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। पिता की तरफ से जिनके पूर्वज यूरोपियन है और माता इंडियन है, यानी जो यूरोपियन यहीं आए, यहीं शादी कर लिए, उन्हें आंग्ल भारतीय कहते हैं। आंग्ल भारतीयों की संख्या अभी भारत देश में 250 के आसपास है। इसीलिए 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये प्रोविजन फॉर द नॉमिनेटिंग ऑफ 2 मेंबर्स इन लोकसभा था, इसे एबॉलिश कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब नहीं नॉमिनेट किए जाएंगे। विधानसभा के लिए भी था, वहां भी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है भाई? तो लोकसभा की चुनाव प्रणाली कैसे है, लोकसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है, तो ये बात जरा समझिएगा कि हमारे भारत देश में यदि आप लोकसभा के चुनाव की बात करें तो सबसे पहले चुनाव देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीटों के आवंटन पर आएंगे। ठीक, लोकसभा के चुनाव, तो लोकसभा का चुनाव एफपीटीपी सिस्टम से होता है। एफपीटीपी सिस्टम का मतलब है बहुल मत प्रणाली। एफपीटीपी सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम मीन्स बहुल मत प्रणाली, मीन्स पहले खंभा छूने की प्रणाली। ठीक है, पहले खंभा छूने की प्रणाली, यानी 4 लोग हैं, 4 लोगों को दौड़ा दो और जो पहले खंभा छुएगा वो जीत जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव की तरह यहाँ कोई कोटा नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा, चाहे वो 10% पाए, चाहे वो 20% पाए, चाहे वो 30% पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग होता है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग करते हुए मेरे भाई डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है। भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है। एक से अधिक पार्टियां चुनाव मैदान में आती हैं और जिस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट उस क्षेत्र से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलता है, वो लोकसभा का सदस्य बनता है। इसे हम बहुल मत प्रणाली यानी एफपीटीपी सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब देखो, लोकसभा में सबसे बड़ी बात जो आपके मन में आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि लोकसभा के चुनाव प्रणाली में सीटों का आवंटन कैसे किया गया है। तो सीटों का आवंटन कैसे किया गया, सीट्स को कैसे, तो एक लाइन में इस बात को समझिएगा जरा सा, मैं आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा समझाता हूँ एक लाइन में, कि देखिए, सीटों का आवंटन कैसे किया गया है, जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। किस अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटों का आवंटन किया गया है। अब यहाँ सीट में जैसे दो प्रकार से सीटें होती हैं, समझिए, जैसे 543 सीट है टोटल, है ना, 543 सीट। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि सीट्स कितनी होंगी, है ना। जैसे यूपी में 80 सीट है, तो यूपी में 80 सीट है, इसे हम कहते हैं क्या? एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स हम इसे कहते हैं, यानी सीट का आवंटन। ठीक है, तो सीट का आवंटन भी किस जनसंख्या के ही अनुपात में किया गया है, यानी जनसंख्या के बेसिस पर सीट का आवंटन। दूसरा होता है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र, जैसे मान लो कि लोकसभा राज्यसभा में रिजर्वेशन भी मिला है एससी एसटी को, तो कौन सी सीट ऐसी होगी जो रिजर्व होगी, कितनी, कितना उसका एरिया होगा, कौन कौन से गांव, कौन कौन से क्षेत्र उसमें आएंगे, इसे निर्वाचन क्षेत्र। यानी जब ये 80 डिसाइड किया गया तो ये है सीट का आवंटन।
इस 80 में जैसे ये एससी का क्षेत्र होगा, ये एसटी वाली सुरक्षित सीटें होंगी, तो ये जो एरिया डिसाइड किया जाता है इसे कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। तो निर्वाचन क्षेत्र का भी जो निर्धारण है वह भी पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया है, यानी वह भी जनसंख्या के ही लिहाज से निर्वाचन क्षेत्रों का भी निर्धारण किया गया है। दोनों का निर्धारण जनसंख्या के लिहाज से ही किया गया है। अब समझिए जरा सा, ये देखो, तो राज्यों में लोकसभा के स्थान का आवंटन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, स्थान का आवंटन आप देखें कि कैसे, जनसंख्या के लिहाज से। और शुरुआत में ये लिखा हुआ था कि 1970 यानी 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, और फिर उसे संविधान संशोधन करते करते कर करके आगे बढ़ा दिया गया, और 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये फिक्स कर दिया गया तो 2026 तक। यानी इसका मतलब समझे, नहीं समझे, समझाता हूं। यानी लोकसभा की जो ये 543 सीट्स है, इनका निर्धारण पॉपुलेशन के बेसिस पर, और यहाँ पॉपुलेशन का अर्थ होगा 1971 सेंसस, यानी 1971 की जनगणना को आधार बनाते हुए 2026 तक यही रहेगी सीट। जनसंख्या के आधार पर डिसाइड तो किया गया है, लेकिन जनसंख्या का आशय आज की जनगणना नहीं है, जनसंख्या का आशय 1971 की सेंसस है, यानी 1971 की जनगणना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों सर 1971 क्यों? देखो, तो शुरुआत में ये लिखा था कि प्रत्येक 10 साल बाद जब पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन सॉरी जनगणना होगी, सेंसस आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम सीट को डिसाइड करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जनसंख्या नियंत्रण तो आप जानते ही हैं, जिस दिन से हम आज़ाद हुए, जिस दिन से संविधान लागू हुआ, तब से हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, और आज तक हमसे ना हो पाया है। नॉर्थ साउथ इंडिया वालों ने थोड़ा प्रयास भी किया, नॉर्थ इंडिया वालों ने कहा नहीं नहीं, हम नंबर पे विश्वास करते हैं, है ना, हम क्या जनसंख्या कंट्रोल करेंगे। तो लोग इंदिरा गांधी से मिले, बोले ये बड़ी दिक्कत है भाई, हमेशा प्रधानमंत्री भी इन्हीं का होगा, राष्ट्रपति भी इन्हीं का होगा, सब इन्हीं के होंगे, तो हम किस काम के हैं, साउथ इंडिया वाले बोले। तो इसीलिए जनसंख्या शब्द का आशय फिक्स कर दिया गया कि 1971 की सेंसस 2026 तक। अब 2026 के बाद फिर से रीऑर्गेनाइज करना जरूरी हो गया है, कैसे करते हैं ये अब बाद में आपको पता चलेगा जब होगा तो। और दूसरी बात, दूसरा, राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, अभी बताया ना, डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण। तो निर्वाचन क्षेत्र का भी निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, लेकिन उसमें कौन सी जनसंख्या को आधार माना जाता है अभी, तो 2001 की पॉपुलेशन, ठीक है। और 87th कॉन्स्टिट्यूशन, दो संशोधन ध्यान रखने हैं, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा एलोकेशन को फिक्स कर दिया गया है 2026 तक, 1971 की जनगणना ही जनसंख्या शब्द का मतलब होगी। और 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह फिक्स कर दिया गया कि 2001 की जनगणना ही जनसंख्या शब्द का मतलब होगी प्रादेशिक क्षेत्रों के विभाजन में, ठीक है। यानी को क्षेत्र के विभाजन में 2001 सेंसस, सीट के विभाजन में 1971 सेंसस, 1971 सेंसस 2026 तक, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, ये आप समझ गए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, भाई कौन ये विभाजन करता है, यानी कौन ये सीटों को ऑर्गेनाइज करता है, किसका काम है? तो इसके लिए संसद के अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग एक स्वायत्त आयोग होता है, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन, जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं, संसद के अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन किया जाता है। आयोग स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है, और सीटों को रीऑर्गेनाइज करता है। और उसकी रिपोर्ट जब संसद में जाती है तो संसद भी उसे अमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि संसद को अमेंड करने की शक्ति मिलेगी तो अपने हिसाब से अमेंड कर लेंगे, ये तुम्हारा एरिया, तुम्हारा एरिया। तो स्वतंत्रता पूर्वक ये सीटों को रीऑर्गेनाइज करता है, जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। 1952 में अधिनियम बना, उसके तहत 1952 में आयोग बना, 1962 में बना, 1963 में आयोग बना, 72 में अधिनियम आया, 1973 में आयोग बना, 2002 में अधिनियम आया, 2002 में आयोग बना, ठीक है। संसदीय अधिनियम के तहत सरकार इसका गठन करती है, परिसीमन आयोग का गठन करती है, ठीक है। और ये सीटों को रीऑर्गेनाइज करता है, सीटों को कौन सा निर्वाचन क्षेत्र होगा, कितनी सीटें बढ़ी, ये सारा का सारा सीटों का आवंटन, रीऑर्गेनाइजेशन परिसीमन आयोग का काम है। स्वायत्त आयोग है, इसकी रिपोर्ट को भी संसद अमेंड नहीं कर सकती, यानी संसद इसकी रिपोर्ट को संशोधित नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक है, इसके बाद हम इसके आगे की कहानी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज हो गया। इसके आगे की संसद की कहानी
को हम लोग आरक्षण पार्लियामेंट में, साथ साथ क्या टेन्योर होता है, क्या टर्म होता है, और आगे की सारी कहानी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिए। और साथ ही साथ मेरे भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो, हमसे बातचीत करनी हो, तो यहाँ आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो आपको अपडेट्स मिलता रहता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का क्या है भैया, जमाना है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको कई बार बताया है, मेरी 2 क्लासेस चलती हैं, एक सुबह 7 बजे 20 मिनट्स हो, वो भी आपको देखना है। साथ ही साथ आपको लक्ष्मीकांत सीरीज, ये भी आपको देखना है। लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़ के पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ पाना संभव नहीं है, सारी चीज़ें मिल पाना संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं। ऐसे में यदि आप पूरा स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आप यूपी पीसीएस की करना चाहते हैं, तो आप हमारा एक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है आरंभ। आरंभ प्रोग्राम यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंप्लीट होलिस्टिक वे में पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस दी जाती हैं। पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है। कंप्लीट सिलेबस यानी 1100 प्लस घंटे का सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है, मेंटोरशिप दी जाती है, किताबें आपके घर भेजी जाती हैं। ठीक है। करंट अफेयर मैगजीन आपको दी जाती है। और 6 बैच एक्स्ट्रा, फाउंडेशन बैच, एमसीक्यू का रिकॉर्डेड बैच, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच, प्री का क्रैश कोर्स, मेंस का क्या, मेंस का क्रैश कोर्स, ये इतने बैच हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 2 तरह के फीचर हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में ये सब नहीं मिलेगा। गोल्ड में आपको सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए। प्लेटिनम में आपको सब मिलेगा। तो प्लेटिनम आपका 18,999 का है, गोल्ड 11,999 का है। लेकिन ये प्राइस आप तब अवेल कर पाएंगे जब आप एक कोड लगाएंगे, VL Live। ठीक है। तो इस कोड को कैसे आप लगा सकते हैं, तो इसके लिए आप जाइए studyiq.com पर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए studyiq.com पर जाइए, वहाँ पर आपको दिखेगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज पर जब आप जाएंगे मेरे भाई, तो स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद आप आरंभ पे क्लिक करिए। आरंभ के क्लिक करने के बाद आपको बैच के बारे में सारी जानकारी पढ़ने को मिलेगी। बैच के बारे में पूरी पूरी जानकारी पढ़िएगा। एक नंबर है 9289996923, इस पर कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो बाई नाउ पे क्लिक करिए, कोड लगाइए, इनरोल करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।